हेलो एवरीवन, आप सभी को आकाश का नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजिस क्लब पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। हमारे पिछली वीडियो को आप सभी का बहुत सा प्यार मिला, सपोर्ट मिला। थैंक यू फॉर दिस। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपन कवर करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 को। फर्स्ट पार्ट को अपन ने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस फ्री क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। तो पिछले वीडियो सेशन के अंदर अपन ने कवर किया था कि व्हाट इज़ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, स्टडी मेथड ऑफ फिजिक्स एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। इन सभी टॉपिक्स को अपन ने कवर किया था। आज के वीडियो सेशन के अंदर अपन कवर करने वाले हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन आवर सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी एंड सम फंडामेंटल फोर्सेस। तो बात करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की, कि फिजिक्स जो है वो किस तरीके से हमारे लिए एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, क्यों अपन इसको पढ़ने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो सभी की थॉट प्रोसेस अलग अलग है। सभी की थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फिर भी अपन कुछ पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सो पहला पॉइंट है कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। जब अपन फिजिक्स की कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद में हमारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स निकल के आते हैं, जिनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरीके से बात करते हैं कि जॉन डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और कुछ एटम को लेकर कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिसके अंदर बताया कि एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके बाद में जब ये थ्योरी रदरफोर्ड और जे थॉमसन ने पढ़ी, तो उसके बाद में उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया इसका, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको नए रिजल्ट्स मिले कि एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो भी ये इसी की बदौलत है कि हम फिजिक्स के कुछ थ्योरीज़ को, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, तभी हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक एक्साइटिंग है कि हम फिजिक्स को जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत से एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स निकल के आते हैं। इस वजह से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। दूसरी चीज़, डिस्कवरिंग सीक्रेट्स ऑफ नेचर, कि नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, उन फिनोमिनाज के होने के पीछे क्या रीज़न है, तो उन रीजंस का पता लगना, कि ये सीक्रेट्स पता लगना कि क्यों हो रहे हैं वो, उनके पीछे क्या फिजिक्स लग रही है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा बात करें अप्लाइंग लॉ ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, जो हमारी फिजिक्स है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉज दिए हैं साइंटिस्ट ने, उन लॉज को यूज़ करके अपन हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट लेके आते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, उनके अंदर अपन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से हमने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर बना लिए, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा बात करें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि एक स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको इनकी एफिशिएंसी को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्पज़ में काम में आने लगे। तो फिजिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, और हम उन्हीं की बदौलत से हम आज जो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अपन जो कंफर्टेबल जोन के अंदर हैं, वो फिजिक्स की ही बदौलत है। सो आगे बात करते हैं अपन बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो पूरे यूनिवर्स के लिए एक सेम हैं, एक जैसे हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए है, ये कंप्लीट यूनिवर्स के लिए है, कि यूनिवर्स के अंदर कहीं भी
दो बॉडीज़ अगर पास में आती हैं और उनके अंदर एक का मास ज़्यादा है तो कम मास वाली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके एग्जांपल्स, अर्थ जो है वो सन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मून जो है सैटेलाइट अर्थ का वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ग्रेविटी का। तो इसी तरीके से सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मोशन के, थर्मोडायनेमिक्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है, तो ये जितने भी मैग्नेटिज्म के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे पूरे यूनिवर्स के लिए सेम तरीके से एप्लीकेबल हैं, एक तरीके से लगते हैं। तो ये एक जैसे होते हैं सभी हर जगह पे। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि अपन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें, सेम रिजल्ट अपन को और कहीं पर भी मिलते हैं उसके। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। और मोस्टली वर्क बिकम ईजी बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमारे जो मैक्सिमम वर्क हैं आज की जो लाइफ से, रोज़मर्रा की लाइफ में जुड़े हुए जितने भी काम हैं हमारे, वो फिजिक्स से इतने ज़्यादा आसान हो गए कि हर एक चीज़ को अपन बहुत कंफर्टेबली कर लेते हैं। ठीक, आपको कहीं जाना है, बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करनी है, तो बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। वो जो रिडक्शन है टाइम का, कि काम होने का, वो टाइम इंटरवल्स वो कम हो गया है अपना, और उससे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो गई लाइफ अपनी। तो इस तरीके से हमारे को ये कुछ एक्साइटिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है फिजिक्स के अंदर पढ़ने का, उसको समझने का। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फिजिक्स जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सोसाइटी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर और सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट तो करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन को दे देती है, जिससे हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपन और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। और मैक्सिमम टाइम तो यही होता है कि फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपन फिज़िक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर उससे अपन अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। बात करें इसकी कि कुछ एग्जांपल्स को लेके बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो हमारे को फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट से मिला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अपन ने पहले भी बात की, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सभी के सभी काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो ये एक कंट्रीब्यूशन है। और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, रॉकेट प्रपल्जन है, इसके अंदर न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो ये भी जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। और एयरक्राफ्ट जो है वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से फ्लाई होता है, टेक ऑफ होता है, लैंड ऑफ होता है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ से ये भी है कि जब एयर के अंदर फ्लाइट रहती है तो वहाँ पर जायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे अपन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर कर रहे होते हैं। इसके अलावा कि हमारे जो न्यूक्लियर प्रोसेस हैं, न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इनसे भी अपन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, जिसमें अपन न्यूक्लियर फर्नेस और एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाते हैं। तो इनके अंदर भी न्यूक्लियर फिज़न का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा बात करें रेडियो, टीवी, फैक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब के सब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हीं के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसके अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अपन इम्प्रूवमेंट में लेके आ गए हैं इसको। आज के टाइम पर तो इतने इतने स्मार्टफोन्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कई बार क्या करती है हमारे को कि फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स दे देती है। इसके अंदर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ पर क्या होता है कि जब डीजल इंजन बनाया गया, एक स्टीम इंजन बना के तैयार किया गया, तब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज नहीं थे।
लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो यहाँ से हमारे को फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलने लग गए, थर्मोडायनेमिक्स एक नई अलग से ब्रांच मिलने लग गई। यहाँ पर फिर इसके अंदर अपन ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की तो काफ़ी हमारे को कॉन्सेप्ट्स मिले, और उन कॉन्सेप्ट से हम उन इंजन्स की एफिशिएंसी को, उनके उनकी वर्किंग जो है उसको अपन ने डेवलप कर लिया। तो इस तरीके से फिजिक्स जो है हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से जो फिजिक्स है और टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सो बात करते हैं आगे कि और भी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत से कंट्रीब्यूशन हैं और एक्साइटिंग फैक्टर्स भी हैं, जिसमें अपन ने स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर भी कवर किया था कि देखा था हमने कि जो हमारे पास आज के टाइम पर फिजिक्स के कुछ डेटाज अपन को मिले हुए हैं, वो सारे के सारे फिजिक्स की ही बदौलत है कि फिजिक्स से ही हमारे को वो मिले हैं। किस तरीके से कि अपन ने सबसे छोटी जो डिस्टेंस है स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर देखा, सबसे छोटी डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर, ये एक न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। और मैक्सिमम अगर बात करें डिस्टेंस की तो 10⁻26 मीटर हमारे को ये यूनिवर्स की डिस्टेंस है, यूनिवर्स का डायमीटर है। तो ये अपन ने फाइंड आउट किया था फिजिक्स की हेल्प से। आगे बात करते हैं कि अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या है यहाँ पर। तो अगर बात करें टाइम की तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि हमारे पास डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से अपन को अगर स्पीड के से अपन उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम निकल के आता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, अगर इसको अपन लाइट की स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिनिमम टाइम निकल के आएगा। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है टाइम 10⁻⁻22 सेकेंड। ये सबसे कम टाइम है। कोई भी दो फिनोमिनाज हो रहे हैं तो उनके बीच का जो इंटरवल है ये सबसे छोटा इंटरवल है, इसी से कैलकुलेट होता है। और बड़े से बड़े की बात करें अपन टाइम इंटरवल की, तो वो अपन फिर से अपन लाइट की स्पीड से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद निकल के आता है 10⁻18। ये मैक्सिमम टाइम है। तो ये डिस्टेंस थी हमारी मैक्सिमम, ये टाइम था हमारा मैक्सिमम। इसके अलावा अगर मास की बात करें तो मास होता है 10⁻−30 kg। और मैक्सिमम लेवल की बात करें अपन तो यहाँ पर होता है 10⁻55 kg। तो ये हमारे को डेटा जो हैं वो हमारे को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से मिले कि अपन ने, अब ऐसे तो नहीं है कि अपन यूनिवर्स का डायमीटर, यूनिवर्स की डिस्टेंस या फिर न्यूक्लियस की डिस्टेंस अपन ने मेज़र कर ली, ये मेज़र नहीं कर पाए। अपन फिजिक्स की कॉन्सेप्ट से अपन इसको कैलकुलेट कर पाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये सही भी हैं। ठीक है, तो अपन ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट करती है फिजिक्स कि हमारे लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर जुड़े हुए जितने भी टेक्नोलॉजी हैं और जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी के अंदर फिजिक्स हमारे को कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये होता है हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, इसको समझते हैं अभी अपन। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर के अंदर 4 टाइप के होते हैं। इन्हीं फंडामेंटल फोर्स से हम दूसरे फोर्स को ड्राइव करते हैं। जिस तरीके से फंडामेंटल फोर्स की बात करें तो 4 हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 ही फंडामेंटल हैं। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे ड्राइव्ड फोर्स हैं, वो इन्हीं फोर्स से ड्राइव होते हैं, इन्हीं फोर्स से अपन उनको समझते हैं। जिस तरीके से थ्रस्ट फोर्स है, फ्रिक्शन की बात करें,
या फिर और को जितने भी फोर्स हैं, अपन प्रेशर वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे अपन इन्हीं से ही ड्राइव करते हैं। तो बात करते हैं पहले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की, समझते हैं इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर बीच के मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स है। बात करते हैं जिस तरीके से कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर कि लटका दिया किसी थ्रेड से, किसी धागे से अपन ने। तो फिर देखते हैं अपन, जो लार्जर मास वाला ऑब्जेक्ट है वो कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन करता है। तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स लगा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये एप्लीकेबल है एटलीस्ट 2 बॉडीज़ के लिए, कि कम से कम 2 बॉडीज़ होना ज़रूरी हैं, जिनमें से एक बॉडी का मास जो है वो लार्जर होना चाहिए कंपैरिजन टू दूसरी के। तो यहाँ पर अपन को ये जो फोर्स मिलता है इसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कम से कम 2 बॉडीज़ के बीच में लगता है। ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि रिपल्स करने लग जाएं, नहीं, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। बात करते हैं आगे कि ये जो फोर्स है वो कितनी डिस्टेंस तक अप्लीकेबल है। तो ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट लेवल तक ये अप्लीकेबल है। इस तरीके से देखते हैं अपन कि अट्रैक्शन 2 बॉडीज़ के बीच में हमारे यूनिवर्स के अंदर देखते हैं तो सन से अर्थ एक दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स बना हुआ है। तो सन जो है उसका मास बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अर्थ, तो वो हमेशा अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसी फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा रही। इसके अलावा बात करें कि सन, ये अपने अर्थ के सैटेलाइट मून, ये भी अपने ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जाते, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लगा हुआ है। उसी फोर्स को बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो इसकी रेंज की बात करें तो ये इनफाइनाइट रेंज तक हम काम करता है फोर्स, क्योंकि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें तो अपन इनफाइनाइट ही मानते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के बीच में लगा हुआ जो फोर्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो ये इनफाइनाइट रेंज तक काम करता है ये फोर्स। इस फोर्स को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये किसी भी मीडियम के अंदर अप्लीकेबल है। चाहे अपन वैक्यूम ले लें, एयर ले लें, वाटर ले लें, किसी भी मीडियम को अंदर अगर अपन 2 बॉडीज़ को रखते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स है, मतलब सबसे कम फोर्स है, कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो अदर फंडामेंटल फोर्सेस के कंपैरिजन में सबसे कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस का जो फर्स्ट फोर्स है वो हमारा कंप्लीट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगला कौन सा फोर्स है। अगला फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बड़ा है, ज़्यादा है ये फोर्स। किस तरीके से ज़्यादा है अपन देखते हैं। पहले तो इसको समझते हैं ये कैसे लगता है, कहाँ लगता है फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए लगता है। 2 चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, ये 2 चार्ज पार्टिकल है। तो ये हमेशा जो फोर्स है ये 2 चार्ज पार्टिकल के बीच ही लगता है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, अगर इस डिस्टेंस को अपन इंक्रीज़ करते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है, और अगर अपन ने इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने कम कर दिया तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये अपन ने देखा कि ये जो फोर्स है वो 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच ही लगता है। अब चार्ज पार्टिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, वो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है, तो इसको उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
तो वहाँ पर ये अप्लीकेबल है। अच्छा, बात करते हैं कि कौन से चार्ज के लिए किस तरीके का फोर्स लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि कि हमारे लिए दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अगर अपन सिमिलर चार्ज को एक जगह पे लेके आते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को अपन एक जगह लेके आ रहे हैं, या फिर बात करें नेगेटिव नेगेटिव, तो सिमिलर चार्ज को जब भी अपन एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है, लेकिन किस तरीके का, रिपल्सिव का नेचर का, मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ये अपन ने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर। दूसरी बात करते हैं अपन कि अगर अपन ऑपोजिट चार्ज को पास में लेके आए तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगता है, बट उसका नेचर दूसरा हो जाता है। ये अट्रैक्टिव नेचर के हो जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि अगर चार्ज, जितने भी हमारे चार्जेस हैं या फिर सिंगल चार्ज ले लो, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वहाँ पर भी फोर्स लगता है। और उस फोर्स को सबसे पहले ड्राइव किया था, समझाया था कूलम ने। तो वहाँ से जब फोर्स रेस्ट कंडीशन में है तब हमारे पास कुछ फोर्सेस मिलते हैं, तो उन फोर्सेस को भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही स्टडी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो रेस्ट कंडीशन में अगर किसी चार्ज के ऊपर लगता है तो उसके लिए एक अलग से ब्रांच बना दी, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिकी के अंदर अपन रेस्ट चार्ज के अंदर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनके इफ़ेक्ट हैं कि इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वो अपन वहाँ पर देखते हैं। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो है, वो तो मूविंग चार्ज के लिए होता है। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर ये क्लियर कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर चार्ज जो है हमारा मोशन के अंदर आ जाता है, तो मोशन के अंदर आने पर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से अपन फिर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। जो हमारे जनरेटर और मोटर के अंदर ये प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, तो वो यहाँ पर अपन क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसको भी मीडियम की, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी मीडियम के अंदर अप्लीकेबल होता है, वैक्यूम, एयर, किसी के अंदर भी। तो ये एक सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कि ये भी हर एक मीडियम के अंदर अप्लीकेबल है। साथ बात करें कि ये जो फोर्स है ये भी इनफाइनाइट रेंज तक, मतलब लार्ज डिस्टेंस तक अप्लीकेबल है, कि दो चार्ज हैं उनको अपन कितने भी दूर लेके जाते हैं तो उनके बीच में अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो लार्ज डिस्टेंस तक भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये हमारे को पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये इनफाइनाइट रेंज तक काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो फोर्स है वो स्ट्रोंगर होता है, मतलब बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितना बड़ा होता है वो अपन ने यहाँ पर देखा है कि 10⁻36 टाइम बड़ा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फोर्स है जो हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्टेबिलिटी देते हैं, एक उनको गवर्न करते हैं। किस तरीके से करते हैं देखते हैं अपन कि कोई भी एटम है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो ओपोजिट चार्ज है, और ओपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, तो ये यहाँ पर अप्लीकेबल है। ये इस तरीके से एटम के अंदर भी लगता है और मॉलिक्यूल्स बट के अंदर भी लगता है। तो ये बड़े से बड़े सब्सटेंस को भी बड़े से बड़े सब्सटेंस के अंदर भी ये लगा हुआ रहता है ये फोर्स। तो ये अपन डेली लाइफ के अंदर देखते रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है ये हमारे को नेचर के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, और शायद ही कहीं अपन इसको पढ़ेंगे क्लास 11-12 के अंदर। इसका बहुत कम डिस्कस है हमारे सिलेबस के अंदर। तो समझते हैं पहले कि ये फोर्स क्या है, किस तरीके से काम करता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्लास 11 के अंदर। ये जो फोर्स है ये नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स है। तो एक बार इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। कि ये जो फोर्स है ये रेडियो एक्टिव एमिशन के अंदर देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव एमिशन के अंदर किस तरीके से क्या होता है प्रोसेस, उसके अंदर देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बोल सकते हैं जिसके एटॉमिक नंबर जो है वो 83 से ज़्यादा होता है, वो रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं किस तरीके से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये रेडियो एक्टिव एमिशन प्रोसेस के अंदर देखने को मिलता है। किस तरीके से करते हैं एक बार इसको समझ लेते हैं अपन। देखो, जो कोई भी एलिमेंट है, एटम की बात करें अपन, एटम है तो एटम से सबसे छोटे पार्टिकल की बात करें तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है क्वार्क्स, जो 6 टाइप के होते हैं। पर यहाँ पर अपन 2 ही क्वार्क्स की बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है उसके पास 2 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक होते हैं अप क्वार्क न्यूट्रॉन के अंदर। और प्रोटॉन जो होता है उस प्रोटॉन के अंदर भी 2 टाइप के क्वार्क होते हैं। 2 अप क्वार्क होते हैं और एक होता है डाउन क्वार्क। तो देखिए, जब ये ये जो अपन देखते हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव एमिशन, तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के लिए ये जो क्वार्क्स हैं उनका चेंज होना ज़रूरी है। तो ये जो चेंज होता है ये किसकी प्रोसेस से होता है, यहाँ पर अपने आप तो ये होते नहीं है। तो यहाँ पर 2 चार्ज कैरियर काम करते हैं, डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन। डब्ल्यू बोसोन एंड जेड बोसोन, ये दोनों काम करते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों चार्ज कैरियर इसको हेल्प करते हैं न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होने में। तो यहाँ पर इसको अपन जो ये डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, इसी को ही अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अपना जो यहाँ पर होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स यही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कई बार प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन चार्ज कैरियर की प्रोसेस से होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो हमारे को देखने को मिलता है रेडियो एक्टिव एमिशन में बीटा डीके होता है, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात करते हैं आगे कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब यहाँ से क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से कुछ बीटा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं। बीटा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं यहाँ पे, और बीटा पार्टिकल्स के साथ में कुछ अदर पार्टिकल्स भी बाहर निकल रहे होते हैं। उनको अपन बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे को देखने को मिलता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर हमारे को मिलता है। और ये हर एक एटम के अंदर नहीं दिखता हमारे को, हर एक एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने भी हैं उनके अंदर ही ये हमारे को देखने को मिलता है, जहाँ पर बीटा डीके होता है। सो
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं इसको, कुछ पॉइंट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे को कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर ही देखने को मिलता है, बीटा डीके जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। यहाँ पर जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब यहाँ से कुछ बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे होते हैं और साथ के साथ कुछ अदर पार्टिकल्स भी बाहर निकल रहे होते हैं, उनको अपन बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये जो फोर्स है ये किस तरीके से काम करता है, कहाँ काम करता है, किन पार्टिकल्स के बीच में काम करता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये काम करता है। इट इज़ फोर्स दैट अलाउ प्रोटॉन टू टर्न इनटू न्यूट्रॉन एंड वाइस वर्सा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितनी रेंज तक काम करता है, तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स लग रहा है तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस तक ही ये काम करेगा। अगर न्यूक्लियस के बाहर जैसे ही आ जाते हैं तो ये फोर्स काम करना बंद कर देगा। तो इसकी रेंज जो होती है 10⁻⁻14 ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। और मिनिमम डिस्टेंस होती है, मतलब मिनिमम नहीं बोल सकते, इससे भी कम होती है, लेकिन अपन को देखने को मिला है यहाँ तक कि 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस तक ये एप्लीकेबल होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात करें, ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है? 10⁻25 टाइम्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी बड़ा फोर्स है। और बात करें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये फोर्स छोटा है, क्योंकि वहाँ पर अपन ने देखा था कि 10⁻36 टाइम बड़ा था वो ग्रेविटेशनल, यहाँ पर ये 10⁻25 टाइम्स ही बड़ा है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट हमारा जो फंडामेंटल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर ही लगने वाला फोर्स है, पर ये जो फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। तो फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें अपन, फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये हमारे को देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। जो हमारे को वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिला था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिला था, और ये जो फोर्स है वो हर एक एटम के अंदर देखने को मिलता है, हर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो ये किस किस पार्टिकल्स के बीच में लगता है? तो ये प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन के बीच में भी देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर, तो ये एक स्टेबिलिटी भी देता है न्यूक्लियस को। ठीक है, तो देखते हैं अपन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे बड़ा फोर्स होता है। अगर अपन चारों फोर्स की अगर कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा फोर्स होता है। सबसे अगर अपन ऑर्डर के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा फोर्स होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से इस ऑर्डर के अंदर ये होते हैं। बात करते हैं कि ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक्चुअल में नेगेटिव तो होता ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ तक तो ये पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो न्यूक्लियस तक ही सीमित होती है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर न्यूट्रॉन पार्टिकल भी है, उसके ऊपर तो चार्ज भी नहीं होते, और यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होते हैं, तो इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, बस ये न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्स है। ये जो फोर्स है ये न्यूक्लियाई होता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। स्टेबिलिटी मतलब कि न्यूक्लियाई है, अपना न्यूक्लियस है, उसको स्टेबल रखता है किसी भी एटम की।
क्योंकि कोई भी प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाते। तो वहाँ पर क्यों नहीं जाते, क्योंकि देखिए जिस तरीके से समझते हैं कि जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के हैं यहाँ पर एटम है, एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव। ये बहुत सारे होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ये फोर्स ही लगता तो यहाँ पर ये एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बड़ा फोर्स लगा हुआ है, उसकी वजह से ये एक दूसरे के पास नहीं जा रहे। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा होता है इससे भी बड़ा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगा होता है। तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन के पास में बाहर ऑर्बिट में नहीं जाने देता। तो ये न्यूक्लियस को एक स्टेबल करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसकी रेंज क्या है। तो ये इसकी रेंज होती है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। तो अपन समझ सकते हैं 10⁻⁻15 इस डिस्टेंस के लिए ये एप्लीकेबल है। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स यहाँ पर होता है नॉन सेंट्रल फोर्स है। यहाँ पर नॉन आएगा, यहाँ पे नॉन सेंट्रल फोर्स। ये जो फोर्स है ये सेंटर टू सेंटर काम नहीं करता, मतलब दूसरा एक सब एटम है और दूसरे एटम है तो उनके सेंटर, मतलब दोनों दो, इस तरीके से बात करें अपन कि यहाँ पर दो, यहाँ पर एटम है तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं है, ये सिंगल एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है ये फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो यहाँ पर ये सेंटर टू सेंटर इफेक्ट नहीं करता है, और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। अगर बात करें कि ये कितना बड़ा फोर्स है, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स 10⁻38 टाइम्स बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अपन ने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा यहाँ पर फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो अपन ने देखा था, देखिए यहाँ पर अपन ने इस तरीके से कवर किया था। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻25 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻25 टाइम्स बड़ा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻38 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पर अपन ऑर्डर देख सकते हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻2 टाइम्स बड़ा है, मतलब 100 टाइम्स अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर 100 टाइम्स क्या है, बड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो इस तरीके से हमारे फंडामेंटल फोर्सेस कंप्लीट होते हैं। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और जितने भी इनके अलावा फोर्स हैं वो ड्राइव्ड फोर्स हैं, वो अपन इन्हीं फोर्स से ड्राइव करते हैं, इन्हीं फोर्स से अपन समझते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस फ्री क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।